जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कच्चे तेल का आयात होता है, यानी कि हम क्रूड डिपेंडेंट नेशन हैं और जब भी हम ग्लोबली देखते हैं कि कच्चे तेल में गिरावट होती है वो भारत के लिए पॉजिटिव माना जाता है। अब अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड का दाम $80 के भी नीचे फिसल चुका है। तो आइए समझते हैं कि क्यों ये गिरावट आ रही है, ट्रेड के लिहाज से कौन से ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ी बात क्या ट्रेड लेना चाहिए। तो हमारे साथ है ET Now स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया। निकुंज साहब, बहुत एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाती है जब हम देखते हैं कि लगातार क्रूड में उथल पुथल हो रही है। अब जो गिरावट है, दो चीजें समझना चाहेंगे कि क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, कितना सीरियसली इसे लेना चाहिए, और दूसरी बात कि क्या ऐसे मूवमेंट में ट्रेड लेना सही है। देखिए, क्रूड के अंदर कोई ऐसे $15-20 की गिरावट नहीं आई है। गिरावट आई है, एक नया स्तर क्रूड ने रीस्टैब्लिश कराया 80 के नीचे, मगर ऐसा नहीं है कि कोई ग्लोबली कोई बहुत बड़ा डेटा पॉइंट आया है पिछले 3 या 4 दिनों के अंदर जिसको देख करके हम बोल सकते हैं कि कोई बड़ी सप्लाई क्रिएट हुई है या किसी कंट्री का सैंक्शन हटा है या फिर कोई जीडीपी डेटा या फिर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर के कंसर्न्स आई है। कोई भी चीज़ का या किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्यों गिरता है? डिमांड या सप्लाई? डिमांड कम हो जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए, ऐसा कोई डायनामिक मुझे नहीं देखने को मिला है। मगर हमने देखा है कि ग्लोबली कमोडिटीज के अंदर इन जनरल गिरावट आ रही है। क्रूड में नहीं, कॉपर के अंदर भी 20% गिरावट है। तो कॉपर तो जी बेयर मार्केट में आ चुका है। अब स्टील में भी देखिए लोहे के दाम काफी गिर चुके हैं। तो मुझे इन जनरल लग रहा है कि कमोडिटी के अंदर गिरावट आ रही है। हो सकता है मार्केट्स प्रीएम्प्ट कर रहा है कि यूएस इलेक्शन के आसपास इंडिया में जो हुआ था, यूएस इकोनॉमी में भी हो थोड़ा स्लो डाउन आ जाए, इलेक्शन स्पेंडिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए। दूसरा, चाइना के अंदर से जो डेटा आ रहा है बहुत मजबूत डेटा नहीं आ रहा। यूरोप के अंदर भी ठीक ठाक मामला चल रहा है और इंडिया के अंदर भी बेस इफेक्ट इकोनॉमी को देखने को मिलेगा। जो 8 था वो 7 हो जाएगा, जो 7.5 था वो 6.5 हो जाएगा। तो परसेंटेज ग्रोथ को लेकर के इस समय मुझे लगता है कि मार्केट सेकेंड हाफ में इतना बुलिश नहीं है। मगर क्या हम बोल सकते हैं कि क्रूड $85 से जाकर के $55 तक हो जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है डिमांड सप्लाई इक्वेशन, द फैक्ट दैट ओपेक इज देयर, सैंक्शंस अभी भी दुनिया में, क्रूड का जो लॉन्ग टर्म रेंज है वो 70 से 80 के बीच में रहेगा। 80 के ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है, 70 के नीचे ज़्यादा रहना मुश्किल है। मगर जहाँ शॉर्ट टर्म के अंदर क्रूड गिरता है तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर उत्साह होता है। जी, यहाँ पर उत्साह बहुत सारे सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है निकुंज सर। तो आपसे समझना चाहेंगे कौन से सेक्टर्स जो है बेनिफिशियरी रहते हैं और क्या अभी कोई इंटरेस्टिंग सेक्टर उभर के दिख सकता है जहाँ पे शायद इम्पैक्ट ना हो। देखिए, क्रूड के अंदर जब सबसे पहले गिरावट आती है हम बोलते हैं कमोडिटी कंज्यूमर्स को देखिए, तो क्रूड सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करते हैं? केमिकल कंपनीज, पेंट कंपनीज, इंटरमीडिएट्स, ऑयल डेरिवेटिव्स। मगर इन स्टॉक्स के अंदर मार्केट का रिएक्शन हमेशा तेजी का होता है। मगर मैं दर्शकों को बता दूं, नॉट दर्शक बट व्यूअर्स हियर, इज दैट जब तक क्रूड 2 या 3 क्वार्टर तक लगातार नहीं गिरता है इन कंपनीज को बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जब क्रूड के प्राइसेस नीचे जाते हैं इन कंपनीज से इन्वेंट्री लॉस होता है, या फिर जब नीचे प्राइसेस जाती हैं तो इनको पास थ्रू करना पड़ता है। आप उस स्टेज में जब $5 या $6 में देखते हैं तो एक प्रकार का इन्वेंट्री गेन या इन्वेंट्री लॉस होता है जो क्वार्टर क्वार्टर मूव करता है। तो I don't think it's a good trade to buy paint companies or some of the so-called chemical intermediaries because ये ट्रेंड अभी नहीं दिख रहा है। 70-75 के नीचे क्रूड अगर आता है तो आप बोल सकते हैं ट्रेंड है कि क्रूड डिसाइसिवली गिर रहा है। 75 के नीचे क्रूड अगर आता है तो डिसाइसिवली बोल सकते हैं बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अभी तो इन्वेंट्री गेन, इन्वेंट्री लॉस, अगर क्रूड 82 के ऊपर फिर आएगा तो उनके एवरेज में $1-2 का फर्क पड़ता है। दैट डज नॉट चेंज द लाइफ और दैट डज नॉट चेंज द अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री। $10-12 स्विंग में ही हम देखते हैं कि प्राइस कट या प्राइस हाइक्स होती हैं। राइट वन, क्योंकि सब कंपनियों ने प्राइस हाइक नहीं लिया था जब दाम ऊपर गए थे, तो जाहिर सी बात है जब नीचे आएंगे वो भी प्राइस कट नहीं ज़्यादा लेंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है। मगर एक सेक्टर या 2 सेक्टर है जहाँ पे सीधा फर्क पड़ता है। आप एविएशन सेक्टर की बात करिए। एविएशन सेक्टर में दिल्ली से मुंबई गए, प्लेन में ATF था, प्लेन उतरा, प्लेन को रिफ्यूल करना पड़ा। जब वो ऊपर गए नीचे आए, प्लेन ऑयल के दाम गिर गए, सीधा बेनिफिट मिलता है। क्रूड इज 1/3 ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर एन एयरलाइन कंपनी और एक मूविंग पार्ट होता है जो इमीडिएट देखने को मिलता है, जिसमें आजकल बढ़ते क्रूड में नुकसान है और गिरते क्रूड में इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा OMCs, हिंदुस्तान में एक फॉर्मूला है 15 दिन के अंदर जो भी एवरेज वेटेड प्राइस होता है उसके हिसाब से फ्यूल रिटेल प्राइसिंग मूव करती है। क्योंकि अभी रुपी भी हम देख रहे हैं कि स्टेबल हो चुका है, डॉलर इंडेक्स में चेंजेस नहीं आए हैं, स्थिर हो चुका है और क्रूड नीचे हैं। एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक प्रकार की डीरेगुलेशन की स्पिरिट फॉलो कर रही हैं, तो उनके अंदर हम देख रहे हैं कि थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड यह है कि OMCs हो या फिर एविएशन हो। मगर अगर क्रूड गिरता है तो एक बात पे आपको और नज़र रखनी चाहिए कि उसके आसपास की वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में क्या हो रहा है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है जिससे हम बोलते हैं GRM, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन।
वह डिमांड का इंडिकेटर है। अगर वह गिर रहा है तो रिफाइनरीज के लिए खराब है। ओके। तो उस पर भी नज़र रखिए। देखिए मार्केट एक मेज़ होता है, उस मेज़ के अंदर आपको समझना पड़ता है कि क्या 4-5 फैक्टर्स है जिनसे प्राइस का इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो क्रूड की जो ट्रेड है वह पेंट, ऑयल, कंज्यूमर्स में जब भी आएगी जब क्रूड 10 से $15 गिरता है, जब आप डिसाइसिवली क्वार्टर बेनिफिट देखेंगे। ओके। 2-3 पर डॉलर ये डायरेक्टली बेनिफिशियरी हो सकते हैं एविएशन और ओएमसीज में भी, प्रोवाइडेड जीआरएम ना गिरे। ओके। तो वो भी एक फैक्टर है जहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए हम देख भी रहे थे कि काफी अच्छा मूवमेंट आ रहा है ओएमसीज में, पर थैंक यू कि आपने हमें आसान भाषा में समझाया कि क्यों ये चाल देखने को मिल रही है और उन ओएमसीज को क्या कुछ फायदा हो सकता है।